इस वीडियो में मैं प्रोनाउन के पार्ट 15वां पार्ट और यह अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर चला। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग पर हम चर्चा करते हैं। डिफाइनिंग प्रयोग होने पर, डिफाइनिंग जैसे रहेगा तो आप समझिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, हुम के पहले कॉमा नहीं होगा, और जैसे ही नॉन डिफाइनिंग होगा तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आएगा उसके बाद कॉमा जरूर आएगा। यही छोटा टेक्निक से आप उसको पकड़ेंगे। तो डिफाइनिंग प्रयोग होने पर भी यदि नॉमिनेटिव केस मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन प्लस टू बी वर्ब के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस टू बी वर्ब के बाद दो एडजेक्टिव्स कौन कौन अवेलेबल या पॉसिबल रहे तो उसे हटाया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस टू बी वर्ब को, जैसे आई विल सेंड यू द बुक्स। देखिए द बुक्स आ गया, नाउन है। दैट आर अवेलेबल। अब इसमें सोचिए कि बुक्स के लिए दैट आया है, भीच आ सकता है कि नहीं? याद पड़ रहा है? बुक्स जो है वस्तु है, तो वस्तु के लिए भीच आता है, लेकिन इस वाक्य में सिर्फ दैट आएगा क्योंकि ऑल लगा हुआ है। तो बता चुके हैं कि ऑल का प्रयोग यदि वस्तु के लिए हो तो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें दैट प्लस टू बी वर्ब को कैसे हटाएंगे? आई विल सेंड यू ऑल द बुक्स, दैट आर को हटा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस जो वर्ब है टू बी वर्ब सिर्फ अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, इसको हटाया जा सकता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन प्लस टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में दो शब्द हो, कौन कौन? अवेलेबल और पॉसिबल। संडे इज द ओनली डे दैट, आपको बताया है कि द ओनली रहने पर सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग करेंगे द ओनली में। दैट इज पॉसिबल, पॉसिबल आया है इसमें, तो संडे इज द ओनली डे पॉसिबल, इसमें से दैट रिलेटिव प्रोनाउन और टू बी वर्ब इज हटा सकते हैं। कब? जब एडजेक्टिव के रूप में अवेलेबल और पॉसिबल का प्रयोग। अर्थ की स्पष्टता, इसको अब समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थ की स्पष्टता के दृष्टिकोण से रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब रखनी चाहिए। देखिए दोनों सेम वाक्य है, इसमें देखिए द गर्ल के बाद हु आया है, इसमें द गर्ल के बाद हु आया है, इसका मतलब द गर्ल इसका एंटीसीडेंट है, हु इसी के लिए आया है। और इसमें देखिए हु कहां आया है? मिस्टर जिम, मिस्टर जिम के बाद हु का प्रयोग किया गया है। अब वाक्य पढ़ के देखिए एकदम सेम है, खाली रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग हुआ है उसका स्थान परिवर्तित हो गया है, तो दोनों के अर्थ में पूरा अंतर हो जाता है। देखिए क्या अंतर है। वह लड़की, द का मतलब यहां वह बताए हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वह के अर्थ में द का ही प्रयोग करते हैं और दैट का नहीं, या यहां पर कोई पॉजेसिव केस का प्रयोग गलत होगा। द गर्ल हु, वह लड़की जो मर गई, जो यहां मर गई, वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर जिम, वह किसकी लड़की थी? मिस्टर जिम की लड़की थी। मरने वाली कौन थी? लड़की थी। अब देखिए द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर जिम, वह लड़की कौन थी? वह लड़की थी मिस्टर जिम की बेटी थी। वह लड़की मिस्टर जिम की बेटी थी। हु डायड हियर, हु डायड हियर, तो जिम के पहले आया है, इसका मतलब कि जिम इसमें मर गए, जिम डायड हियर।
वह लड़की जो मिस्टर जिम की बेटी थी, जो यहाँ मर गए। तो कौन मर गए इसमें? मिस्टर जिम, क्योंकि एंटीसीडेंट कौन है इसमें? मिस्टर जिम है। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन का जो पोजीशन जो है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिसके लिए वह प्रयुक्त होगा, जिस नाउन के लिए वह प्रयुक्त होगा, ठीक उस नाउन के बाद ही जो है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आएगा वह एंटीसीडेंट नाउन हो, ठीक उसके पहले ही आना चाहिए, नहीं तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। ठीक है। नोट में देखिए, चीफली, स्पेशली, इंक्लूडिंग, मेनली, इन शब्दों पर ध्यान देंगे। नेमली, नोटेबली, नेमली, पर्टिकुलरली, के बाद दोज प्रयोग करके ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। All the workers including whom you have appointed have gone against you. Most of the students, especially who have not
paid their fees are absent today. देखिए इस वाक्य को, कौन कौन शब्द है? चीफली, स्पेशली, इंक्लूडिंग, मेनली, नोटेबली, नेमली, पर्टिकुलरली के बाद डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद दोज का प्रयोग करेंगे, तभी यह रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग हुम, बिल्कुल इंक्लूडिंग के साथ हुम लिया है, तो यह प्रयोग गलत है। यहाँ पर हमको दोज देना जरूरी है। यहाँ पर दोज whom you have appointed have gone against you। अगला एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली के बाद हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो यह गलत है। इसके बाद दोज दे करके दोज का प्रयोग करेंगे, तभी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। दोज हु हैव नॉट पेड देयर फीस आर एब्सेंट टुडे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। This is the room in which we live in। अगर देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग विच आया है, क्योंकि रूम है, रूम के लिए। तो यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, तो इसके बाद वर्ब के साथ इसका प्रयोग करना गलत होगा, इनका प्रयोग करना गलत होगा। या तो यहां से इन हटा दीजिए, वहां पर रहने दीजिए, और नहीं तो यहां पर लग गया तो यहां पर से इन हटा देंगे। मतलब दोबारा इसका प्रयोग जो है, इनका दोबारा यहां पर जो प्रयोग है वह गलत होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द बॉय विथ हुम आया। इसका मतलब कि द बॉय जो है, पर्सन जो है, यह सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में? हुम आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हुम के पहले जिसके साथ के अर्थ में विथ हुम का प्रयोग किए। दिस इज द बॉय विथ हुम राहुल प्लेज विथ। यह प्रयोग गलत हुआ। यहाँ पर डबल प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जब प्रयोग कर दिए हैं विथ, तो फिर इसका पुनरावृत्ति जो है वर्ब के साथ, प्ले वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो सही क्या होगा? दिस इज द बॉय विथ हुम राहुल प्लेज, या दिस इज द बॉय हुम राहुल प्लेज विथ। यहां से हटावेंगे तो यहां जोड़ देंगे, दोनों जगह नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? अगला नोट में देखिए,
दिस इज द बॉय हु केम लेट, he is केयरलेस। यह वही लड़का है जो लेट आया। द बॉय, यहां पर ऐसा कर देते हैं, द बॉय हु केम लेट ही इज केयरलेस। अब देखिए द बॉय हु, इसका मतलब कि यह जो नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हु का ही प्रयोग करेंगे। वह लड़का जो लेट से आया, और फिर इसी नाउन के लिए दोबारा हम ही का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो जो एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है किसका? रिलेटिव प्रोनाउन हु का। तो ऐसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो नाउन आया है, जिसके लिए आया है, उसकी पुनरावृत्ति यहां पर नहीं करेंगे। यह गलत है, यह गलत है। तो सही क्या होगा? द बॉय केम लेट इज केयरलेस। यहां पर दोबारा इसका हम प्रयोग यहां नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। She is Sita and who is Ram's sister। अब इस वाक्य को देखें गलत कैसे है। ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। और डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग है, कॉमा दिया हुआ है। तो ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट के बाद डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। इसका मतलब कि एंटीसीडेंट सीता हुई और रिलेटिव प्रोनाउन हु आया, तो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कनेक्टर के रूप में एंड का जो प्रयोग होगा वह गलत होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं सी इज सीता एंड हु इज राम सिस्टर, गलत प्रयोग है। यहां से एंड हटावेंगे। मतलब एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कनेक्टर के रूप में एंड का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये सब छोटा छोटा बारीकी चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगला देखें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउंस जिसके अंत में एभर या सो एभर, ऐसे प्रोनाउंस में क्या लगा हुआ रहता है? अंत में एभर या सो एभर लगा हुआ हो, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु एभर,
या whosoever एक ही चीज है, एभर लग जाए या सो एभर लग जाए या सो लग जाए, सबका मतलब एक ही है। जैसे whoever, यहां पर who से सो एभर भी लिख सकते हैं, मतलब एनीवन हु, मतलब जो कोई भी, कम्स लेट, लेट से आता है, विल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। पैसिव वॉइस में है फ्यूचर का, विल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। यू कैन डू, तुम कर सकते हो, व्हाट एवर या व्हाट सो एवर, मतलब एनीथिंग दैट, जो भी, यू लाइक, जो भी तुम चाहते हो, जो भी या जो कुछ भी, जो भी या जो कुछ भी के अर्थ में, एनीथिंग दैट के अर्थ में, इसका अंग्रेजी है एनीथिंग दैट। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, विच एवर या विच सो एवर का मतलब हुआ एनी दैट, मतलब जो कोई भी। यू कैन टेक विच एवर या विच सो एवर सी लाइक्स, वह पसंद करती है। यू कैन टेक, यू सब्जेक्ट है, यू कैन टेक, यू कैन टेक विच एवर या विच सो एवर का अंग्रेजी मीनिंग हुआ एनी दैट, मतलब जो कोई भी, यू लाइक, तुम पसंद करते हो, ले सकते हो। हुसो या हुसोएवर या हुएवर, तीनों का एक ही अर्थ हुआ। हुसो या हुएवर या हुसोएवर, मतलब जो कोई भी। कम्स लेट, लेट से आएगा। विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द क्लास, उसे अनुमति नहीं दिया जाएगा क्लास में इंटर होने के लिए। ठीक है, तो यह जो है सो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। डिफाइनिंग क्लॉज में, डिफाइनिंग समझ रहे हैं जिसमें कॉमा नहीं होगा। डिफाइनिंग क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुम, दैट से शुरू होते हैं, उसके पहले प्रयुक्त नाउन के पहले, उसके पहले जो प्रयुक्त नाउन जो आएगा, उसके पहले पजेसिव के, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग गलत होगा, पजेसिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे योर कार, दैट यू हैव नीड्स सर्विसिंग, तो यहां होना चाहिए योर, गलत है, यहां पर द का प्रयोग होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लीजिए। योर गर्ल, दैट योर गर्ल whom, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है गर्ल, whom you teach, जिसे तुम पढ़ाते हो, सब्जेक्ट है यू, टीच हो गया वर्ब, इसका मतलब कि यह गर्ल जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा व्यक्ति के लिए? whom। योर गर्ल whom you teach is very intelligent, तो रूल क्या कहा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया whom, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए करते हैं? whom, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि उसके बाद whom के बाद सब्जेक्ट और वर्ब भी आता है। तो अब देखिए जो गर्ल नाउन आया, ये क्या है? नाउन आया। यह नाउन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसके पहले जो प्रयोग किया पजेसिव एडजेक्टिव, इसका प्रयोग गलत है। यहां पर इसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? द का। द गर्ल, यहां पर द गर्ल whom you teach is very intelligent।
ठीक है। एक बात नोट में लास्ट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हु, व्हेन, वेयर, हाउ, इसके साथ यदि ऑल का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, ऑल, तब इसका अर्थ देखिए क्या हो जाता है। हु मतलब कौन, हु ऑल का मतलब कौन कौन, कौन कौन, जैसे कौन कौन आ रहा है, तो हु ऑल आर कमिंग। व्हेन ये डबल हो जाता है, व्हेन ऑल मतलब कब कब, जैसे वह कब कब यहां आता है। व्हेन ऑल डज ही कम हियर। वेयर ऑल मतलब कहां कहां। हाउ ऑल कैसे कैसे। यह प्रयोग होता है। अब जिसे कहेगा कि कौन कौन आ रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, हु ऑल आर कमिंग। ठीक है। तो इस WH के साथ जब ऑल का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ डबल हो जाता है। जैसे हु माने कौन, तो हु ऑल मतलब कौन कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रयोग याद रखेंगे। इस तरह से आपका प्रोनाउन का पार्ट जो है 15 जो अंतिम पार्ट था वो समाप्त होता है। आप पार्ट वाइज अच्छा से तैयारी करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।